हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस। मुझे पता है कि मैंने इस स्टोरी को पूरी करने में काफ़ी टाइम लगा दिया है, मगर आज मैं इस स्टोरी को पूरा कंप्लीट कर दूँगी। तो चलिए स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि वांगजी कहता है मैं मानता हूँ कि वो मेरा पार्टनर है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो यहाँ आकर अपनी पहचान अपना जेंडर चेंज कर दे ताकि लोगों को लगे कि मैं अल्फ़ा हूँ और विंग एक अल्फ़ा बॉय ओमेगा बॉय। पर माफ़ करना अंकल, अगर आपको यही करना है तो हम कल ही वापस चले जाएंगे। अब आगे। और वांगजी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। तभी सीचेन कहता है वांगजी, तुम तो जानते हो ना, यहाँ हर घर में पहले मर्द खाना खाता है और फिर औरत। वांगजी कहता है गगा, आप इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद इस तरह बात कर रहे हो। आज के ज़माने में सब बराबर हैं। बाहर देखो, इस जगह से निकल कर देखो, एक बार इस राजपाट को छोड़कर देखो। औरत आज मर्दों के बराबर चल रही है। इसलिए अगर विंग और वेंचिंग साथ में बैठकर डिनर करेंगे तो ही मैं डिनर करूँगा, वरना माफ़ करना गगा, मुझे ये खाना नहीं खाया जाएगा। इतना कहकर वांगजी जाने लगता है। तभी विंग कहता है वांगजी, ऐसे अन्न का अनादर नहीं करते, प्लीज़ तुम अपना खाना खाओ। कोई बात नहीं, हम बाद में खा सकते हैं। कुरेन कहता है वांगजी बैठो, और सीचेन से कहता है उनके लिए भी प्लेट लगाओ। ये सुनकर तो सीचेन शौक, और अब वांगजी वापस से बैठ जाता है, जहाँ अब विंग और वेंचिंग भी बैठ जाते हैं। आज पहली बार लैन कुरेन ने अपना पहला रूल तोड़ा था। अब वो सब कमरे में चले जाते हैं, जहाँ विंग तो अपने कमरे में जाकर वापस से अपना चिप्स खाने लगता है, क्योंकि यहाँ महल में जो खाना बना था वो एकदम फीका था, उसमें कोई स्वाद नहीं था। इधर सीचेन और वांगजी आपस में बात कर रहे थे, जहाँ सीचेन कहता है वांगजी, आज इतने सालों बाद अंकल ने अपना रूल तोड़ा है, वो भी तुम्हारे लिए। वांगजी कहता है गगा, अंकल को समझना चाहिए, अब राजपाट का ज़माना नहीं है। अब सबको पूरा हक है अपनी बात रखने का, अपने विचार व्यक्त करने का। आज के ज़माने में कोई न तो कोई राजा है और ना ही रंग, सब बराबर है। सीचेन कहता है हाँ वांगजी, ये तो सही है, और लगता है आज तुम्हारे आने के बाद अंकल अपने रूल रेगुलेशन बदल दे। उसके लिए तुम्हें कुछ दिन रहना होगा और उन्हें समझना होगा। वांगजी कहता है जी गगा। अब वांगजी सीचेन को गुड नाइट कहकर जाने लगता है। तभी सीचेन कहता है और हाँ वांगजी, अभी कुछ दिन विंग से दूर रहना, क्योंकि एकदम से अंकल के सिर पर बॉम्ब फोड़ना अच्छा नहीं होगा। वांगजी हाँ में सिर हिलाता है और अपने कमरे में चला जाता है। अब रात के 1 बज चुके थे, मगर वांगजी को बिना विंग के नींद ही नहीं आती। वो अपने आप को रोकने की कोशिश करता है, मगर नहीं रुक पाता, और रात को उठकर विंग के कमरे में चला जाता है, जहाँ विंग तो आराम से सो रहा था। वांगजी उसे देखता है और मन में सोचता है, यहाँ मुझे नींद नहीं आ रही, और ये देखो ये कितना आराम से सो रहा है। अब वांगजी विंग के पास जाता है और उसके फोरहेड पर किस करके विंग को बैक से हक करता है और सो जाता है। इधर विंग के फेस पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि सो तो वो भी नहीं रहा था, वो केवल सोने की एक्टिंग कर रहा था, क्योंकि नींद तो उसे भी नहीं आ रही थी वांगजी के बिना। अब दोनों ही आराम से सो जाते हैं। अब अगली मॉर्निंग वांगजी तो 5 बजे उठ जाता है, और वो साथ में विंग को भी उठाता है, मगर विंग वांगजी से कहता है वांगजी 5 मिनट और सोने दो प्लीज़। वांगजी कहता है ओके विंग, सिर्फ 5 मिनट, तुम्हें याद है ना 8 बजे के बाद ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। विंग कहता है हाँ मैं उठ जाऊंगा। वांगजी ओके कहकर चला जाता है। वांगजी को विंग के कमरे से निकलते हुए सीचेन देख लेता है। सीचेन वांगजी को देखकर पूछता है वांगजी, तुम विंग के कमरे में? वांगजी घबराते हुए कहता है वो गगा, मैं विंग को जगाने गया था। सीचेन कहता है ओके जाओ, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ। वांगजी हाँ में सिर हिलाता है। अब वांगजी अपने कमरे में जाता है और एक हैवी ब्रीथ छोड़ते हुए कहता है बच गया। अब गगा को पता चल जाता है कि मैं पूरी रात विंग के कमरे में था, तो क्या होता, अच्छा हुआ गगा की जगह अंकल नहीं थे। अब कुछ देर बाद सब लोग तो ब्रेकफास्ट टेबल पर थे, मगर विंग नहीं था। विंग अभी भी अपने कमरे में सो रहा था। वांगजी ये देखकर कहता है गगा, मैं विंग को देखकर आता हूँ। सीचेन केवल हाँ में सिर हिलाता है। अब वांगजी जैसे ही कमरे में आता है तो वो देखता है कि विंग फर्श पर गिरा पड़ा है। वांगजी की नज़र जैसे ही विंग पर पड़ती है वो ज़ोर से चिल्लाता है विंग, और अंदर आकर विंग को उठाते हुए कहता है विंग क्या हुआ तुम्हें विंग? मगर विंग कोई आंसर नहीं देता, क्योंकि वो बेहोश था। वांगजी घबराते हुए सीचेन को आवाज़ लगाता है। सीचेन जैसे ही वांगजी की आवाज़ सुनते हैं वो सब लोग दौड़कर ऊपर आते हैं, जहाँ सीचेन कहता है वांगजी क्या हुआ?
वांग जी कहता है गगन देखो ना विंग उठ नहीं रहा है। सिचेन कहता है क्या, और वो भी विंग को उठाने की कोशिश करता है मगर विंग नहीं उड़ता। अब वेंचिंग कहती है रुको मैं चेक करती हूँ। इतना कहकर वेंचिंग विंग की नब्ज चेक करती है, उसकी आंखें चेक करती है। वो समझ जाती है कि विंग को क्या हुआ है। तभी कुरेन कहता है क्या हुआ इसे। कुरेन की आवाज़ सुनकर वेंचिंग घबरा जाती है और वो कांपते हुए कुछ बोलना चाहती थी मगर बोल ही नहीं पाती। तभी कुरेन कहता है सिचेन इसे कुछ पता नहीं है, जाओ वेद को बुला वेद जी को खबर भिजवाओ। ये सुनकर वेंचिंग कहती है उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है विंग को क्या हुआ है, वो बेहोश क्यों है। कुरेन कहता है फिर बताओ क्या हुआ है इस लड़के को। वेंचिंग कहती है वो विंग प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो सब उसके मुंह खुल जाते हैं और सबके सब एक ही बात कहते हैं क्या। वेंचिंग कहती है हाँ विंग प्रेग्नेंट है। तभी कुरेन कहता है क्या, पर ये तो एक लड़का है ना, फिर ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है। वेंचिंग कहती है वो तो इसकी फुल बॉडी चेकअप से ही पता चलेगा, पर इतना कंफर्म है कि विंग प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो सबसे ज़्यादा शॉक वांग जी था कि विंग प्रेग्नेंट है, पर कैसे, वो तो एक लड़का है, ये कैसे हो सकता है। तभी कुरेन कहता है सिचेन इसे जल्दी से यहाँ से भेजने की तैयारी करो। सिचेन कहता है क्या, पर अंकल क्यों। कुरेन कहता है तुमने सुना नहीं इस लड़की ने क्या कहा कि ये लड़का प्रेग्नेंट है और मैं नहीं चाहता कि गुस्सू में किसी को पता चले कि यहाँ इस मेंशन में एक प्रेग्नेंट लड़का है तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे सोचेंगे, इसलिए जल्दी से इसे भेजने की तैयारी करो। पता नहीं किसका पाप लेकर घूम रहा है, ऐसे लड़के की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर तभी एक आवाज़ आती है वो पाप नहीं प्यार है। ये सुनकर कुरेन सीधा वांग जी की तरफ देखता है क्योंकि ये शब्द अभी अभी वांग जी ने कहा। कुरेन कहता है क्या मतलब। अब वांग जी अंकल के सामने आता है और कहता है हाँ अंकल वो पाप नहीं वो प्यार है, और विंग किसी और की बेबी से नहीं बल्कि मेरे बेबी से प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो पहले वहाँ एक थप्पड़ की गूंज सुनाई देती है जो किसी और ने नहीं बल्कि कुरेन ने वांग जी के फेस पर मारा था। अब कुरेन कहता है बकवास बंद करो, तुम भूल गए तुम क्या क्या कह रहे हो। लैन फैमिली का सेकंड प्रिंस ये कह रहा है कि उस लड़के के पेट में जो पाप है वो पाप तुम्हारा है। अब वांग जी को गुस्सा आता है और वो अंकल के नज़रों में नज़र डालकर कहता है अंकल मैंने कहा ना वो पाप नहीं प्यार है, और मैं विंग से प्यार करता हूँ और वो बेबी मेरा है। वांग जी की बात सुनकर अंकल कुरेन उस कमरे से बाहर निकल जाता है। सिचेन जो सब कुछ जानता था कि वांग जी का इंटरेस्ट लड़कियों में नहीं लड़कों में है, मगर ये बात उसने कभी कुरेन को नहीं बताई थी क्योंकि जब सिचेन वांग जी से मिलने जाता था तब सिचेन ने ही कहा था कि वो वांग जी को गुसू एक ही शर्त पर वापस ला सकते हैं, अगर वो वांग जी की शादी वहीं गुसू में किसी से करवा दे। और इसी बात के लिए सिचेन वांग जी से मिलने जाते थे। पहले कुछ टाइम तो वांग जी ने सिचेन को नहीं बताया था, मगर जब वांग जी ने सिचेन को बता दिया था कि उसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो ये बात सुनकर सिचेन शौक हुआ था। और फिर उसके बाद सिचेन फिर कभी वांग जी से मिलने नहीं गया था क्योंकि खुद सिचेन भी इस बात को नहीं अपना पा रहे थे कि उनका भाई एक गे है। इसलिए सिचेन ने कभी भी ये बात अंकल को ना ही किसी और को बताई थी कि, और इसलिए सिचेन ने वांग जी को भी मना किया था कि वो कुछ दिन विंग के कमरे में ना जाए। वो सब सोच के सिचेन वांग जी के शोल्डर पर हाथ रखता है और बिना कुछ कहे अंकल के पीछे चला जाता है जहाँ कुरेन अपने कमरे में था। सिचेन अंकल के कमरे में जाकर कहता है अंकल, मगर कुरेन कहता है सिचेन क्या तुम ये बात जानते थे कि वांग जी लड़कों को पसंद करता है। सिचेन अपना सिर झुका लेता है और कुछ भी नहीं कहता। सिचेन को कुछ बोलते ना देख अब कुरेन सिचेन की तरफ देखता है और कहता है इसका मतलब तुम जानते थे तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। सिचेन कहता है अंकल अगर ये बात आपको पहले पता चल जाती तो आप वांग जी को इतना कहकर कुरेन कहता है हाँ तो क्या मैं अपने इस लैन फैमिली के नाम पर दाग लगने देता, मगर तुमने मुझे बताकर अच्छा नहीं किया क्योंकि पहले एक ही जान जाती मगर अब 3-3 जान जाएगी, क्योंकि मेरे होते हुए कोई हमारी लैन फैमिली पर दाग लगाए ये मुझे मंजूर नहीं है। सिचेन कहता है अंकल ये आप क्या कह रहे हैं, आप वांग जी को मारने के बारे में कैसे सोच सकते हैं, वो मेरा भाई है। कुरेन कहता है नहीं सिचेन वो तुम्हारा भाई नहीं बल्कि इस खानदान पर लगा हुआ एक दाग है और अब इस दाग को हटाने का टाइम आ गया है। सिचेन समझ गया था कि उसके अंकल के क्या इरादे हैं। सिचेन कहता है माफ़ करना अंकल, पर उन्हें यहाँ से जाने दो, वो कभी यहाँ नहीं वापस लौटकर नहीं आएंगे। कुरेन कहता है सिचेन वो लौटकर
तो नहीं आएंगे, मगर एक चीज़ है जो हमेशा उनके साथ रहेगा, और वो है वांग जी के नाम के आगे लगा लैन। अब वांग जी जिंदा रहेगा तो उसके आगे लैन हमेशा रहेगा, और वांग जी ही नहीं रहेगा तो लैन भी नहीं रहेगा। अब सीचेन अपने अंकल के इरादे समझकर गुस्से में कहता है, बस अंकल, अगर आपने मेरे भाई के बारे में कुछ भी गलत सोचा या फिर किया तो इतिहास में पहली बार होगा कि एक नेफ्यू ने अपने अंकल को ही, समझ रहे हैं ना अंकल। इतना कहकर सीचेन कमरे से आने लगता है, मगर तभी कुरेन एक नीडल उठाता है और सीचेन की गर्दन पर फेंक कर मार देता है, जिससे सीचेन बेहोश होते हुए अंकल की तरफ देखता है और बेहोश होते हुए कहता है, अंकल मेरे भाई को छूना भी मत। इतना कहकर सीचेन बेहोश हो जाता है। अब कुरेन अपने कुछ वफादार सर्वेंट को बुलाता है और सीचेन को तहखाने में बंद करने को कह देता है, और उन्हीं सर्वेंट से वांग जी को मरवाने को कहता है, और बताता है कि वांग जी की मौत एक्सीडेंटल लगनी चाहिए। उसे महल के अंदर नहीं बल्कि महल के बाहर मारना होगा, ताकि किसी को भी ये राज न ये उस न शक न हो कि वांग जी को हमने मारा है, समझे। वो सर्वेंट कहते हैं, जी सर। इधर वांग जी विंग शुयान और वेंचिंग के साथ वापस आने के लिए निकल जाते हैं, मगर वांग जी को नहीं पता था कि वो जब तक गुस्सू में उस महल में है तब तक वो और विंग सेफ है। महल से बाहर रखते ही मौत उनका इंतजार कर रही। अब वो लोग वहाँ से गाड़ी में निकलते हैं, जहाँ एक पर्सन उनका पीछा करता है, और वो भी उन सबके साथ बीजिंग पहुँच जाता है। पहले कुछ दिन तो वो वांग जी के हर एक्टिविटी पर नज़र रखता है, उसके बाद वो प्लान बनाता है कि वो कहाँ कहाँ वांग जी को मार सकता है। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। वांग जी के साथ विंग के साथ छोटे छोटे एक्सीडेंट हो रहे थे, जिन्हें वो अपनी ही लापरवाही समझ रहे थे, क्योंकि वांग जी के साथ हमेशा गार्ड रहते थे। इस वजह से अभी तक वो पर्सन वांग जी का बाल बाका भी नहीं कर पाया था, मगर हाँ, दूर से वांग जी पर गोली चलाना, जिससे वांग जी हमेशा बच जाता था। अब ऐसे ही जैसे लिफ्ट का अचानक बंद हो जाना, ये छोटी छोटी सी हरकत वांग जी के साथ होने लगती है। और अब एक दिन विंग और वांग जी दोनों हॉस्पिटल जा रहे थे, तभी अचानक वांग जी की गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं, जो देखकर वांग जी घबरा जाता है। विंग कहता है, वांग जी क्या हुआ? वांग जी कहता है, विंग गाड़ी के ब्रेक नहीं लग रहे हैं। विंग कहता है, क्या? विंग वांग जी से कहता है, वांग जी कुछ भी करो मगर बेबी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। वांग जी कहता है, फिक्र मत करो विंग, हमारे बेबी को कुछ भी नहीं होगा। और वांग जी विंग से कहता है, विंग गाड़ी के बैक साइड में पिलो उठाओ और अपने फेस के आगे रखो। विंग वांग जी से कहे अनुसार पिलो फेस के आगे रखता है, और वांग जी अपनी गाड़ी को एक पेड़ से ठोक देता है, जिस वजह से वांग जी के सर पर एक गहरी चोट लग जाती है, मगर विंग से सेफ था। विंग अब वांग जी को देखता है जिसके सर पर चोट लगी थी। विंग वांग जी से कहता है, वांग जी उठो वांग जी, और ये कहते हुए विंग के आंखों में आंसू भी थे। वो गाड़ी से बाहर उतरता है और सीधा शुयान को कॉल करता है, और शुयान को बताता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। अब हम सीन कट करके सीधा हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ शुयान और विंग बाहर डॉक्टर का आने का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ ही देर बाद डॉक्टर बाहर आता है और विंग को बताता है वो एकदम ठीक है, थोड़ी सी चोट आई थी, हमने स्टिचेज लगा दिए हैं, अब वो लोग ठीक है, अब आप उनसे मिल सकते हैं। विंग कहता है, थैंक यू डॉक्टर, और वो सीधा अंदर भागते हैं, और वांग जी को बैठे देखकर विंग सीधा वांग जी को हक कर लेता है। विंग कहता है, वांग जी मैं बहुत डर गया था, प्लीज़ आगे से ऐसा कुछ भी मत करना। वांग जी विंग से कहता है, विंग मैं ठीक हूँ और अब हटो, क्योंकि मेरा हाथ दर्द हो रहा है। विंग एकदम से हटता है और कहता है, सॉरी सॉरी, मगर वांग जी हंसने लगता है विंग की उस क्यूटनेस को देखकर, और शुयान भी दोनों हंसते हैं। तभी विंग कहता है, क्या हुआ, तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? तभी शुयान कहता है, मैं बताता हूँ विंग, वांग जी ने कहा कि उसके हाथ में दर्द हो रहा है और तुमने वांग जी को एकदम छोड़ दिया, मगर वांग जी के सर पर चोट है, ना कि उसके हाथ में। अब विंग को समझ आता है और वो वांग जी की तरफ घूर कर देखता है, और वांग जी से कहता है, वो अभी आया, और बाहर चला जाता है। इधर वांग जी विंग को जाते देख शुयान से कहता है, शुयान सुनो। शुयान कहता है, हाँ वांग जी। वांग जी कहता है, शुयान तुम्हें नहीं लग रहा है कि आजकल एक्सीडेंट कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं? शुयान कहता है, हाँ वांग जी, इनफैक्ट मैं तो तुम्हें बताने ही वाला था कि वो लिफ्ट उस दिन ख़राब हुई नहीं थी बल्कि की गई थी। वांग जी कहता है, क्या? पर ये सब कौन कर रहा है? क्योंकि मेरी दुश्मनी तो केवल वेन रूहान से थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। फिर ये नया दुश्मन हमारा कौन पैदा हो गया, पता करना पड़ेगा। शुयान कहता है, वांग जी मैंने ऑलरेडी अपने आदमियों को काम पर लगा दिया है। अब करीब एक हफ्ते बाद आखिरकार वो इंसान पकड़ा जाता है
जो वांगजी और विंग पर हमला कर रहा था। इस बात की खबर जब सुयान वांगजी को देता है तो वांगजी पूछता है कौन है वो और कहाँ है, जो सुनकर सुयान थोड़ा सा हेरिटेज करते हुए कहता है वांगजी तुम चलकर खुद ही देख लो। वांगजी कहता है क्या ऐसा कौन है सुयान जिसे देखकर तुम शौक हो। और वांगजी सुयान के साथ अपने ही ऑफिस के एक कमरे में जाता है जहाँ एक पर्सन चेयर पर बंधा था। वांगजी जब उस पर्सन को देखता है तो शौक होकर कहता है हान तुम गुस्सू से यहाँ, और क्या तुम हमें मारने की कोशिश कर रहे थे। मगर हान कुछ भी नहीं कहता। अब वांगजी गुस्से में कहता है हान बताओ क्या तुम हम पर हमला कर रहे थे। हान फिर भी कुछ नहीं कहता। जहाँ वांगजी कहता है हान भूल गए बचपन में मैंने अपने डैड से कहकर तुम्हारे माँ बाप को अपने घर में रखवाया था, क्या उसी एहसान का बदला तुम मुझसे और विंग से ले रहे हो। क्या यही दोस्ती है तुम्हारी, क्या यही विश्वास है तुम्हारा लैन फैमिली के प्रति। जो सुनकर हान कहता है नहीं राजकुमार। वांगजी कहता है राजकुमार नहीं हान, राजकुमार नहीं बल्कि वांगजी, मैं वांगजी हूँ, तुम्हारा वही दोस्त जिसके साथ बचपन में तुम खेला करते थे। ये सुनकर तो हान के आंखों में आंसू थे और वो वांगजी से माफ़ी मांगते हुए कहता है प्लीज़ वांगजी मुझे माफ़ कर दो, मैं भूल ही गया था कि तुम गूसो के प्रिंस बाद में पहले मेरे दोस्त हो। वांगजी हान को गले लगाते हुए कहता है कोई बात नहीं हान, गलती सबसे हो जाती है, पर तुम ये बताओ तुम यहाँ और क्या तुम हम दोनों पर हमला कर रहे थे। हान कहता है सॉरी वांगजी, पर तुम्हें मारने का ऑर्डर मिला है। वांगजी कहता है क्या, पर ये ऑर्डर किसने दिया है। हान कहता है तुम्हारे अंकल लैन कुरेन ने। वांगजी कहता है क्या, पर क्यों। हान कहता है ये तो मुझे नहीं पता। वांगजी कहता है और गगा ने कुछ नहीं कहा। हान कहता है पर सिचेन गा तो गुस्सू में नहीं है। वांगजी कहता है क्या, पर जब से मैं वहाँ से आया था तब गगा मेंशन में थे। तो हान कहता है नहीं गगा वहाँ नहीं है, क्योंकि जब अंकल ने मुझसे कहा कि मुझे एक काम करना है, मैंने पूछा क्या, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे तुम्हें मारना होगा, मगर ये सब एक हादसा लगे ना कि मर्डर। वांगजी कहता है पर क्यों अंकल, मुझे क्यों मारना चाहते हैं। वांगजी यही सब सोच रहा था। तभी हान कहता है मुझे माफ़ करना वांगजी, हम छोटे लोग हैं और अगर मैं अंकल के खिलाफ जाता तो तुम्हें पता है ना, हमें गुस्सों से बाहर निकाल दिया जाता या फिर हमें मौत की सज़ा सुना दी जाती। अब वांगजी शुयान से कहता है तुम हान को छोड़ दो। शुयान कहता है क्या, पर वांगजी ये तुम्हें मारना चाहता है। वांगजी कहता है हाँ, अब हान मेरा काम करेगा। शुयान कहता है क्या मतलब। और फिर वांगजी कहता है हान तुम अब मेरे साथ चलोगे और मुझे अंकल के हवाले करोगे। शुयान कहता है क्या, पर क्यों। वांगजी कहता है और शुयान तुम्हें किसी भी तरह विंग की हिफाजत करनी होगी और विंग से कहना कि मैं किसी मीटिंग के सिलसिले में बाहर गया हूँ, समझे, क्योंकि मुझे अंकल से कुछ सवाल के जवाब चाहिए, इसलिए मैं गुस्सू जा रहा हूँ। शुयान कहता है क्या, पर गुस्सू, वो भी ये जानते हुए कि अंकल तुम्हें मारना चाहते हैं। वांगजी कहता है हाँ, और ये जानने की आखिर अंकल मुझे और विंग को क्यों मारना चाहते हैं। आखिर मैंने और विंग ने ऐसा किया क्या है कि अंकल इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा और फिर मुझे अपने गगा को भी छुड़ाना है। इतना कहकर वांगजी वहाँ से हान के साथ गुस्सू के लिए निकल जाता है। अब हम सीधा गुस्सू का सीन देखते हैं। यहाँ वांगजी कुरेन के सामने था, वहीं हान भी वहीं पर था। कुरेन हान को थप्पड़ मारते हुए कहता है बेवकूफ़, मैंने तुम्हें इसे मारने को कहा था, ना कि साथ लाने को। और वो हान से कहता है मैं तुम्हें बाद में देखता हूँ। इतना कहकर कुरेन वांगजी की तरफ देखता है और कहता है शायद तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी थी। वांगजी कहता है ठीक है अंकल, आप मुझे अपने हाथों से ही मार दीजिए, पर केवल मुझे इतना बता दीजिए कि आप मुझे मारना क्यों चाहते हो। आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। मैंने ऐसा क्या किया है कि एक अंकल को अपने ही नेफ्यू को मारने की ज़रूरत पड़ गई। और दूसरी बात सिचेन का कहाँ है। कुरेन कहता है वांगजी, ये तुम पूछ रहे हो कि तुमने हमारा क्या बिगाड़ा है, तो सुनो, तुम हमारी खानदान के लिए हमारी लैन फैमिली के नाम पर एक बदनुमा दाग हो। वांगजी कहता है क्या मतलब बदनुमा दाग। कुरेन कहता है हाँ, क्योंकि तुम एक गे हो जिसका संबंध लड़की के साथ नहीं बल्कि किसी लड़के के साथ है, और तो और वो लड़का प्रेग्नेंट भी, वो भी तुम्हारे बच्चे से। तुम्हें पता है अगर इस इलाके में पता चलेगा कि लैन फैमिली का सेकंड प्रिंस एक गे है तो तुम जानते हो लोग हमें क्या क्या कहेंगे। अरे हमारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखेगा। जो आसपास के लोग हैं वो लोग भी हम पर, हमारी फैमिली के नाम पर हंसेंगे। ये समाज हम पर हंसेगा और कहेगा कि लैन फैमिली का वारिस एक गे है, जो मैं कतई नहीं चाहता।
इसलिए मैंने एक राजा होने के नाते ये फैसला किया है कि तुम्हें मौत की सज़ा दी जाए, और साथ ही मैं उस लड़के को भी जिसके पेट में तुम्हारा पाप पल रहा है। जो सुनकर अब लैन वांगजी को गुस्सा आता है और वो अपनी डार्क वॉइस में कहता है, पाप नहीं अंकल, प्यार, मैंने पहले भी आपसे कहा था। जो सुनकर कुरैन कहता है, वांगजी बस करो, और वो फिर से अपने गार्ड को आवाज़ लगाता है और वांगजी को पकड़ने को कहता है, मगर इस बात गार्ड वांगजी की जगह अंकल को ही पकड़ लेते हैं। अंकल कुरैन कहते हैं, वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो? वांगजी कहता है, माफ़ करना अंकल, पर लगता है आपका दिमाग खराब हो चुका है, तभी तो आप मेरी सेक्सुअलिटी को एक बीमारी समझ रहे हो। आप किस सदी में जी रहे हैं अंकल? ये 21वीं सदी है और इसमें फीलिंग किसी को भी किसी के प्रति आ सकती है, और रहा मेल प्रेगनेंसी तो आज की डेट में वो भी पॉसिबल है। इसलिए अब आप मेरी जगह सज़ा पाएंगे। वैसे घबराइए मत, मैं आपको मारूंगा नहीं, बल्कि अब आप आजीवन कारावास में रहेंगे, क्योंकि मैं आपसे छोटी सोच के राजा और मानसिक तौर पर बीमार पर्सन की जान लेकर अपने इस लान फैमिली के नाम पर धब्बा नहीं लगाना चाहता। इसलिए आप अपने बचे हुए दिन काल कोठरी में गुजारेंगे। इतना कहकर वांगजी उन लोगों से कहता है कि वो अंकल को सही सलामत काल कोठरी में बंद कर दे, और इसलिए केवल एक टाइम का खाना दिया जाए। और हान से कहता है कि अब वो पता करे कि गगा कहाँ है और सही सलामत और इज्जत के साथ उन्हें यहाँ मेंशन में लेकर आए। अब कुछ देर बाद हान सिचेन को काल कोठरी से निकालकर वांगजी के सामने ले आता है, जहाँ वांगजी सिचेन की हालत देखकर कहता है, गगा। सिचेन वांगजी की आवाज़ सुनकर कहता है, वांगजी तुम यहाँ से कहीं मत जाना, वरना अंकल तुम्हें मार देंगे। वांगजी कहता है, गगा अंकल अब हमारा कुछ नहीं कर सकते, और रहा यहाँ से जाने का सवाल, तो अब मैं कहीं नहीं जा रहा। अब आप और मैं यहीं रहेंगे गूसू में, और अब 2 महीने बीत चुके थे। विंग और वांगजी गूसू में ही रहने लगे, जहाँ उन दोनों ने शादी की, और फिर वहाँ के सभी समाज को बताया कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और उन दोनों का एक बेबी बॉय भी है। साथ ही जो लोग वांगजी के सामने कुछ नहीं बोलते, आज सबको आज़ादी थी कि वो खुलकर वांगजी के सामने या फिर सिचेन के सामने अपनी बात रख सके। और इधर बीजिंग में जो वांगजी का बिजनेस था वो सुयान संभालने लगा, और वांगजी गूसू में अपने विंग के और अपने बेबी के साथ में एक हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रहा था। वहीं कुछ समय बाद अंकल कुरैन को भी समझ आ गया था कि वो अभी भी पुरानी प्रथा को लेकर जी रहे हैं, इसलिए वो सिचेन, विंग और वांगजी से माफ़ी मांगते हैं। वहीं एंड में सिचेन भी यूनमर्ग सिटी के एक ओमेगा बॉय जियान चैन से मैरिज कर लेता है, और उनकी भी एक बेबी गर्ल थी। इसी हैप्पी मोमेंट के साथ गाइस हमारी ये स्टोरी भी मिस्टर घोस्ट भी समाप्त होती है। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी स्टोरी पसंद आई होगी, और अब आपसे कल मिलते हैं एक और न्यू स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। पर उससे पहले गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा, और अगर आज का पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस लाइक करना, शेयर करना, और मुझे कमेंट भी करके बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।